आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये पूरे वायरल पेपर का सॉल्यूशन जरूर समझना, बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। उपखंड का है, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहां होता है। पूरा समझ कर जाना, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ, ठीक है। क्रिस्टलीय लेंस में एंड स्वच्छ मंडल कार्निया पर, प्रतायिका पर, या फिर हमारा पुतली में, ठीक है। तो यहां हमारा सही हो जाएगा स्वच्छ मंडल कार्निया पर जो होता है ना, वो कार्निया जिसे हम लोग स्वच्छ मंडल कहते हैं, उस पर हमारा अधिकांश अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर खा सही है। तो ओएमआर सीट आपको दिया जाएगा। और आप लोग देखो, मैं आपको एक दो क्वेश्चंस का बता देता हूं। हमारा पहले का वी वाला ऑप्शन यानी कि खा वाला सही है। तो ऐसे आप लोग कर लेना एंड आप लोग अपना हस्ताक्षर कर देना, जैसे श्रवण गोस्वामी, ठीक है। एंड यहां आप लोगों का कच्छ निरीक्षक का हस्ताक्षर रहेगा, बस, ठीक है। एंड आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन समझा देता हूं। ओएमआर सीट में ऐसे भरना है, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। V बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा W/Q एंड V बराबर W/Q आपने पढ़ा होगा I/T। तो देखो यहां क्या किया गया कार्य और बटे में I/T किया गया कार्य बटे में विद्युत धारा इंटू समय, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर का सही है, ठीक है। अब आप लोग ओएमआर सीट में भरना है, दूसरे का हमारा ए वाला सही है। तो ऐसे आप लोग ओएमआर सीट में भर देना। अब मैं आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूं, ओएमआर सीट आपको ऐसे ही भरना है, ठीक है। अब मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता दे रहा हूं, आप लोग पूरा समझ लीजिए। देखो यहां क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा एवं प्रतिबिंब आपका बनाता है। देखो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, या फिर हमारा जब वस्तु दर्पण की ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच में हो, ठीक है। एंड या अगला है, जब वस्तु दर्पण की फोकस दूरी वक्रता केंद्र के बीच में, ये हमारा सही है, ठीक है। जब वस्तु दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। आप लोगों ने अवतल दर्पण की स्थितियां तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो बच्चों, इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। अगला देखो, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी सैमपट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो, सैमपट इतना दूर लगा हुआ है, उस पर पढ़ लेता है, नजदीक उसके बुक रखी हुई है, उस पर लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। तो मतलब निकट की वस्तु नहीं पढ़ सकता, दूर की पढ़ सकता है। तो वस्तु विद्यार्थी के निकट बिंदु जो है वो दूर चला गया, मतलब निकट बिंदु का जो दिखाई दे रहा था वो दूर चला गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का हमारा सही है। समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना। अगर पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, अगर आपको 95 लाना है तो 100 में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। आपको ये पूरा सॉल्यूशन करके जाना है, ठीक है। आपको पूरा सॉल्यूशन भी बताऊंगा, अगर आप ये पूरा समझ लोगे तो फिर आप साइंस का जो टेंशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 प्रतिरोधक जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, ठीक है, का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। अगर निम्नतम का है तो समांतर क्रम लगाना, ठीक है, समांतर क्रम लगाना। अगर आपका हाईएस्ट का है, उच्चतम प्रतिरोध, सबसे ज्यादा प्रतिरोध, तो आप श्रेणी क्रम लगाना। जब श्रेणी क्रम लगाओगे तो अधिक प्रतिरोध मिलेगा, ठीक है। तो 1/r जो होगा वो 1/1/5 रहेगा, क्योंकि हमारा 1/5 है, प्लस 1/1/5 रहेगा। ऐसे आपको 5 प्रतिरोध लगाना है। कितने प्रतिरोध? 5 प्रतिरोध लगाना है, ठीक है। तो यहां 1/r जो मिलेगा वो 25 मिलेगा, क्योंकि ये सारे ऊपर चले जाएंगे और जुड़ जाएंगे। तो r बराबर अगर देखा जाए तो 1/25 मिल जाएगा, ठीक है। तो 1/25 हमारा सही हो जाएगा बच्चों। 1/25 कौन सा है? ये खा वाला ऑप्शन, 1/25 सही, खा वाला, ठीक है। 1/25 सही हो जाएगा। अगला देखो 6 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत प्रवाहित धारा बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर बिंदु पर होगी। ये हमारा एक फिगर है। देखो, ये वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। ये देखो इस तरफ से है, यानी कि ये नीचे है ना, तो ये तार के ठीक नीचे वाला हमारा सही हो जाएगा, खा वाला ऑप्शन। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखना बच्चा कि अगर चाहे आपका अवतल लेंस हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, ठीक है, अगर उसको इनफाइनाइट यानी कि अनंत पर रखोगे तो वो बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु साइज का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो हमारा कुछ भी हो, चाहे ये डी वाला ऑप्शन सी हो, चाहे घा वाला, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, ठीक है, सारे में आपका बहुत ही छोटा आपका प्रतिबिंब बनेगा। एक मिश्र धातु है। एक मिश्र धातु क्या है? एक तत्व है, एक यौगिक है, एक समांगी मिश्रण या एक विषमांगी मिश्रण। चलो बच्चा ये बताओ। देखो, मिश्र धातु को हमेशा समान अनुपात में यानी कि समांगी मिश्रण में मिलाया जाता है। गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब कहोगे सर संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है? यही मैं आपको समझा दे रहा हूं। संतृप्त में आपका सिंगल बॉन्ड होता है, ये याद रखना, और असंतृप्त में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। संतृप्त में आपका आता है जैसे एल्केन, ध्यान से समझ लो एग्जाम्पल के लिए, और इसमें आता है एल्कीन,
एंड एल्काइन क्या आता है, एल्काइन। ठीक है, बस ये तीन चीजें होती हैं। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो हमारा क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो आओ अब हम लोग देख ही लेते हैं कि इसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है। चलो देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा सही है कि नहीं सही है, नहीं सही है, क्योंकि हमारा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और हमें बताना क्या है, असंतृप्त। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH3, ये सही है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा डबल बॉन्ड आ गया। अगला देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी नहीं सही है, हमारा संतृप्त है, हमें असंतृप्त बताना है। अगला CH3 सिंगल बॉन्ड C फिर डबल बॉन्ड CH2 एंड यहां ये भी सही है, इसमें भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन नहीं सही है, बी वाला सही है और डी वाला सही है, यानी कि वी एंड डी, खा वाला ऑप्शन सही है। वी एंड डी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, पूरा समझ कर जाना, मैं आपको एक एक क्वेश्चन को समझाने वाला हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, ऊष्मा। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने और इसके विलयन बनने के लिए सत्य है। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। परिणामी विलयन का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा या परिणामी विलयन का पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। तो ये तो बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहां कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ, तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस H2O जल है, ये अभिक्रिया करेगा CaOH का होल ट्वाइस बना लेगा। तो यहां देखो, यहां हमारा ये जो है एक क्षार है, तो हमारा क्या होगा, 7 से क्या होगा, अधिक होगा। तो हमें परिणामी विलयन का जो पीएच वैल्यू होगा वो क्या होगा, पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा, ये पहला मिल गया। और इसमें क्या होता है, प्लस ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो ये हमारा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही है, वी एंड हमारा सी। कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 10 का, वी एंड सी, ये खा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, वी सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, एक परमाणु की परमाणुीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा कथन या फिर कौन सा सही प्रदर्शन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, कौन सा सही प्रदर्शन है, पूरा समझ कर जाना। देखो इसमें पहला दिया हुआ, देखो यहां इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से मैं आपको ट्रिक बताता हूं। इलेक्ट्रॉन यहां तक है, यहां बाहर तक, अगर ये यहां से यहां तक होता ना तो ये सही होता, ये गलत है। ये इलेक्ट्रॉन यहां तक ही है और ये हमारा यहां तक है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि जहां तक इलेक्ट्रॉन है वहां तक लाइन होना जरूरी है। ठीक है, ये देखो हमारा इलेक्ट्रॉन यहां बाहर तक है तो ये लाइन यहां तक है, ये भी सही है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से, लेकिन हमारा यहां से अगर स्टार्ट होता तो ये सही होता, ये गलत है। तो वहां दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा, ये वाला ऑप्शन खा वाला सही है। ठीक है, OMR शीट में आप ऐसे भर देना जैसा भी मैंने बताया है। अगला देखो स्टूडेंट, यहां अगला हमारा ये क्वेश्चन है कि कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी से दिए गए आपको करना है। कॉलम ए है, कॉलम बी है। कॉलम ए में है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धामन सोडा, सोडियम क्लोराइड। इसमें है कांच का विरेचन एंड H2Cl2 का उत्पादन, व्यंजन एंड प्रति अम्ल। तो आप कहोगे सर ये क्या चीज है, बहुत ज्यादा आसान है, ध्यान से समझना। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना वो एक व्यंजन होता है, व्यंजन। ठीक है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर एक व्यंजन हो गया। बेकिंग सोडा जो होता है ना वो एक प्रति अम्ल होता है। क्या होता है, एक प्रति अम्ल होता है, तो दिस इज प्रति अम्ल। धामन सोडा जो होता है वो कांच का विरेचन करता है। ठीक है, कांच का विरेचन, और ये तो हमारा सही है, H2Cl2 का उत्पादन करता है, सोडियम क्लोराइड। बस हो गया, समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर हमारा 12। अब देख लो कौन सा कॉलम हमारा ए वाला सी से मिला है, ए वाला सी से मिला है, बी वाला हमारा डी से, ये वाला सही है, बी वाला डी से। ठीक है, गा वाला ऑप्शन सही है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आप छोड़कर मत आना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान होते हैं। थोड़ा सा अगर आप कॉमन माइंड लगाओगे, कॉमन सेंस लगाओगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 13 में डॉट 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 नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। भाई अम्ल ही तो है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल। खा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब हमारा बायोलॉजी स्टार्ट हो गया। उपखंड गा, देखो चूने के पानी में भरी प्रखनली में मुंह द्वारा फूका जाता है, तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाता है, ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या जलवाष्प। तो बच्चों अगर आप मुंह के द्वारा फूकोगे तो उसके अंदर क्या होता है, CO2। क्या होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो होता है वो दुधिया हो जाता है। खा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है,
15 देखो, कुछ डायनासोरों में एक पिच है मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे। पिच मौजूद थे लेकिन वो उड़ नहीं सकते थे। लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका क्या महत्व, 1 मार्क्स का है। सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है। यह सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है, दोनों ही जीव पर पिच मौजूद अंग है। एंड पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा कि पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का घ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुई है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये तो बहुत ज्यादा आसान है। जो जीव का विलोप हाल ही कुछ वर्षों में हुआ, नहीं, अगर ज्यादा गहरी है तो जीव का विलोप जो है वो हजारों वर्ष पहले हुआ है। ठीक है, हजारों वर्ष पहले हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, चित्र ए बी सी किस क्रम में है? ए क्या है? ये प्रांकुर है। क्या है? प्रांकुर। दिस बीज पत्र है। ये नीचे जो होता है मूल होता है, मूलांकुर होता है। ठीक है, तो ये वाला गा वाला ऑप्शन सी है। प्रांकुर पहले है, फिर बीज पत्र, फिर मूलांकुर। ठीक है, गा वाला सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अमृता देवी कर देना। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार सरकार द्वारा किस प्रावधान हुआ है? जीव संरक्षण हेतु, जीव संरक्षण के हेतु। ठीक है, अगला, यदि मटर के गोल और हरे बीज के आपका RR कैपिटल वाई एंड यहाँ झुर्रीदार तथा पीले के मध्य संकरण करा तो F1 पीने में हमें गोल तथा पीला ही मिलेगा, क्योंकि प्रभावी लक्षण ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। ये तो आपको पता ही है। तो ये हमारा प्रभावी है जो कि अपना लक्षण प्रदर्शित कर दिया। निम्नलिखित में से ए जो है वो क्या है? ए अंकित है। यहाँ देखो ए बना हुआ ना, ये एक जोड़ी क्या होता है? अंडाशय। मादा में क्या होता है? अंडाशय। तो एक जोड़ी अंडाशय, घा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये हो गया 20 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले मैंने आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता दिया, अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग तैयार रखना, बोर्ड एग्जाम में छाप कर आना, छोड़ कर नहीं आना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आते हैं बच्चों वर्णनात्मक प्रश्न, जो आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, छाप कर आना है। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न है उपखंड का। देखो, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह का परिपाटी लिखिए। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के आपके चिन्ह परिपाटी 4 नंबर का। चलो एक एक क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराता हूं ताकि आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो पहला हमें बताना है चिन्ह परिपाटी के बारे में। अगर 4 नंबर लेना है तो 4 पॉइंट तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं चिन्ह परिपाटी का। देखो, आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी। हमारा पहला प्रश्न है उपखंड का पहला प्रश्न है खंड बा का। पहले खंड बा डालना, उपखंड का डालना, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डाल देना। ठीक है, और पहले हेडिंग डाल देना गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह। ठीक है, फिर ऐसे आप डैश लगा देना। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। अब देखो, पहले मैंने चित्र समझाया है। ठीक हो, यहां आप ऐसे एक मुख्य अक्ष बनाना। ये मैंने अवतल दर्पण लिया है। ये देखो, अगर इधर की ओर तीर जाएगा तो मतलब बाईं ओर हमारा ऋणात्मक होता है चिन्ह परिपाटी में, दाईं ओर धनात्मक होता है। पी है, पी से ही यानी कि ध्रुव से ही हमें सब चीजें नापनी होती हैं। ठीक है, अगर ऊपर की ओर जाओगे तो प्लस होगा, नीचे की ओर जाओगे तो माइनस होगा। देखो एक एक, पहला, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब सदैव इधर ही रखा जाता है, इधर साइड में। ठीक है, समझ में आ गया। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां जो है दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां ये दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। मूल बिंदु की दाईं ओर, मूल बिंदु की ये दाईं ओर उधर की ओर है। ठीक है, दाईं ओर नापी गई दूरियां धनात्मक, ये देखो धनात्मक है ना, और बाईं ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक, ये ऋणात्मक है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक। ऊपर की ओर, जो ये ऊपर की ओर होती हैं ये धनात्मक होती हैं, नीचे की ओर जो नापी गई दूरियां वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, पहला प्रश्न में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला प्रश्न तो आप लोग चुटकियों में सॉल्व करके आ जाओगे, आएगा जरूर। चिन्ह परिपाटी के बारे में कुछ ना कुछ आएगा, तो आप लोग समझ लेना। अगर बोर्ड एग्जाम में ये आए तो ऐसे छाप देना, छोड़ना नहीं है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मैं आपको पूरा सोल्यूशन करा रहा हूं, तो आप लोग इस पूरे को समझना ध्यान से। ठीक है, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? 3 क्वेश्चन एक ही में पूछ लिया है। तो ये है हमारा प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड है। देखो ये हमारा सेकंड है ना। देखो,
पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन वायु के परतों से धीरे धीरे बदलते अपवर्तनांक के कारण होता है। देखो धीरे धीरे जो मतलब प्रकाश का अपवर्तन है वो बदलता रहता है। अब इसका अपवर्तनांक भी के कारण होता है। अपवर्तक माध्यम वायु की भौतिक स्थितियां स्थिर नहीं होती और गर्म हवा के माध्यम से देखी जाने वाली वस्तु की स्पष्ट स्थिति में उतार चढ़ाव होता रहता है और प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन ऐसे ही होता रहता है। ठीक है, तारे का टिमटिमाना, इसी क्वेश्चन में पूछा गया तारे क्यों टिमटिमाते हैं, जो स्टार है वो क्यों टिमटिमाते रहते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की अलग अलग परतें पाई जाती हैं। इन परतों का तापमान अलग अलग होता है। इसी कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश जो है निरंतर अपवर्तित होता रहता है। ठीक है, वायुमंडल का अपवर्तनांक जो है लगातार बदलता रहता है तथा तारे से आने वाली जो प्रकाश भी परिवर्तित होती रहती है। ये काफी दूर होते हैं ना, तो प्रकाश आता है धीरे धीरे, तो प्रकाश मतलब इधर उधर थोड़ा थोड़ा अलग होता रहता है, वो परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, अब परिवर्तित होता है तो वही टिमटिमाते रहते हैं, धुंधला होता रहता है, चमकीला दिखाई देता है, यही सब होता है। तथा तारे से आने वाली प्रकाश भी परिवर्तित होता है, जिससे वह कभी चमकीला दिखाई देता है, कभी धुंधला दिखाई देता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। बस अब कहोगे सर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। अब देखो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, बहुत आसान सा है। देखो ग्रह क्या है ना, बहुत ज्यादा पास है। ठीक है, बहुत ज्यादा पास है तो वो तुरंत उसका प्रकाश पहुंच जाता है, वो बीच में ज्यादा परिवर्तित नहीं होता। तो जब ज्यादा परिवर्तित नहीं होगा तो वो टिमटिमाएंगे नहीं और तुरंत पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जबकि जो ग्रह है तारों की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत निकट है और ग्रह जो है प्रकाश के वृहत रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, एंड अतः ग्रह से आने वाली प्रकाश की किरणों के मार्ग में औसत परिवर्तन ना के बराबर है। मतलब उसमें जो आने में कोई परिवर्तन नहीं होता, डायरेक्ट पहुंच जाता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ग्रह स्थिर होता है और ग्रह जो है वो टिमटिमाते हुए नहीं प्रतीत होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, 2 ओम 3 ओम 6 ओम के तीन प्रतिरोधक को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि कुल प्रतिरोध हमें 4 ओम और 1 ओम मिले। 4 ओम और 1 ओम मिले। तो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस टाइप का आ सकता है, थोड़ा सा हो सकता है गिनती चेंज कर दे, यहाँ 4 ओम कर दे, यहाँ 2 ओम कर दे, या 3 ओम कर दे, 1 ओम कर दे, ऐसा करके थोड़ा सा चेंज कर सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना। देखो बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 3 देखो। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखा हुआ है 2 ओम 3 ओम 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, सबसे पहले ये जो हमारा एक 2 ओम का प्रतिरोध, एक 3 ओम का, एक 6 ओम का, इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम का मतलब है 2 ओम 3 ओम 6 ओम, ये एक समांतर में है, एक दूसरे के ऊपर है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक लाइन से जुड़ना। ठीक है, ये लाइन से जुड़ गया। समांतर क्रम का मतलब होता है ऐसे ऊपर नीचे जुड़ना। ठीक है, ये समांतर होता है। देखो जैसे मैंने 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 1/r बराबर एक 2 ओम का, एक 3 ओम का, एक 6 ओम का, 1/r बराबर 3 प्लस 2 प्लस 1 6, यानी कि 6/6 1 ओम। ठीक है, 1 ओम मिल गया ना, 1 ओम मिल गया। ठीक है, अब हमें 4 ओम लेना है। तो 4 ओम के लिए 3 ओम तथा 6 ओम समांतर क्रम में हो, 1/r डैश कर लिया। ठीक है, बराबर 1/3 प्लस 1/6, 1/r डैश बराबर 3/6 बराबर 2। अब 2 ओम मिल गया, लेकिन हमने ये पहले 3 ओम और 6 ओम को समांतर में फिर से श्रेणी में जोड़ दिया। कैसो भी हमें इसके बराबर लाना है, कुछ भी करो। ठीक है, तो मैंने 2 ओम को समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ लिया, तो फिर हमें मिल गया 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर 4 ओम। तो 4 ओम एक मिल गया, एक 2 ओम 1 ओम मिल गया। बस हमें यही तो सॉल्व करना था। अगला देखो, ये क्वेश्चन देखो आप लोगों को करना है अथवा आप लोगों को ये करना है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था इसलिए मैंने ये वाला करा दिया। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है ना कि देखो ध्यान से, इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये आप लोगों को समझना है। इसमें पूछ रहा है कि मतलब दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करता है। ठीक है, यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त से भिन्न है और किसी क्षैतिज शक्ति संरक्षण लाइन में पूर्व से पश्चिम की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे की ओर बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर की बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का, अथवा आप विद्युत मोटर करो। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्रिया विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर का विभक्त वलय में क्या महत्व है। तो मैं आपको एक अच्छा सा लिख कर समझाया हूं विद्युत मोटर के बारे में, क्योंकि बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपने लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया है। देखो विद्युत मोटर का आप लोगों को क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है और इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, दोनों टाइप से। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे विद्युत मोटर होता क्या है, व्हाट इज विद्युत मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर। देखो विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है, विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है। कैसा साधन है, देखो
जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखो विद्युत ऊर्जा को खींचता है और आपके कार्यों को करने में मदद करता है, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये हो गया विद्युत मोटर का डिफिनीशन। ठीक है, सिद्धांत देख लो, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। जो कुंडली होता है उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, एंड जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घूमने का प्रयास कराता है, घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। ठीक है, अगर वो स्वतंत्र होगी तो घूमने लगेगी। ठीक है, एंड क्रिया विधि देख लो, चित्र आप लोग बना लेना, विद्युत मोटर का चित्र मैंने बनवा रखा है, आप लोग सर्च कर लेना विद्युत मोटर कैसे बनाए बाई श्रवण लेक्चरर, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। पाचन तंत्र कैसे बनाए बाई श्रवण लेक्चरर, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। श्वसन तंत्र कैसे बनाए, हृदय की संरचना कैसे बनाए, इन सबको मैंने बनाना सिखाया है। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख लेना, आप लोगों को प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा सारी फिगर। ठीक है, देखो कार्यविधि देखो, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाएं ए, बी और सी, डी पर बराबर बलयुग्म कार्य करता है, परंतु विपरीत दिशा में बलयुग्म कार्य करने लगते हैं। ये बल जो है एक बलयुग्म बनाते हैं, जोड़ा। ठीक है, बनाते हैं, जिसके कारण जो कुंडली दक्षिण आवर्त दिशा में घूमने लगती है और कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। इन विभक्त वलयों की सहायता से विद्युत धारा की दिशा तथा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल युग्म लगातार एक ही दिशा में कार्य करते हैं, अर्थात कुंडली घूमने लगती है। तो अगला देखो विभक्त वलय का महत्व भी समझ लो। देखो विभक्त वलय का महत्व, विभक्त वलय का कार्य क्या है? देखो कार्य है कि कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना। जो कुंडली में प्रवाहित धारा है उसकी दिशा को बदलना। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वलयों का पुरुषों से संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत पुरुषों से संपर्क जुड़ जाता है। इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली पर एक ही दिशा में घूमती रहती है, अच्छे से घूमती रहती है और अपना कार्य होता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विद्युत मोटर के बारे में। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है बच्चों, ये आप लोग देख लेना, वैसे आएगा तो विद्युत मोटर ही आएगा। ठीक है, उपखंड का खा, पहला निम्नलिखित में से आपको संरचनाएं बनाना है। 4 नंबर का क्लोरोप्रोपेन 2 मेथिल प्रोपेनल या 2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल या फिर पेंटानोइकम। बना लोगे? नहीं बना पाओगे ना, मैं आपको समझाता हूं कैसे बनाना है एक एक फिगर को। उपखंड खा है ना, यह देखो उपखंड खा है, उपखंड खा डाल देना। प्रश्नोत्तर संख्या हमारा कौन सा है? 5 है। नीचे आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से ब्लैक पेन से डाल देना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन का मतलब होता है, क्लोरो मतलब क्लोरीन जुड़ना, ये क्लोरीन जुड़ गया। प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन, एक को कहते हैं मेथ, दूसरे को कहते हैं एथ, तीसरे को कहते हैं प्रोप। तो प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, तो ये कार्बन हो गया, कार्बन कार्बन, इनके मध्य एक एक सिंगल बांड लगा दो और क्लोरीन फर्स्ट नंबर पे जोड़ दो। चाहे आप इधर से जोड़ो चाहे इधर से, अगर आपने फर्स्ट नंबर पे जोड़ दिया तो ये क्लोरीन। ठीक है, अब जो बचा है आप हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन, सिंगल बांड। क्यों? क्योंकि आपको कुल मिला के सी का 4 बंध पूरा करना है, तो 1 बंध 2 3 4 ऐसे सभी 4 होने चाहिए। तो ये हो गया क्लोरोप्रोपेन। 2 मेथिल प्रोपेनल, देखो 2 मेथिल का मतलब है 2 नंबर पे मेथिल जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो इधर से देखो, इधर हमारा देखो क्या जुड़ा हुआ है, CHO समूह, एल्डिहाइड समूह, तो इधर से हम लोग गिनती करेंगे। तो 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, तो 2 नंबर पे ये हमारा क्या है? यही तो हमारा मेथिल है। तो देखो और कितना है? प्रोप है, तो 1 2 3 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 है। एंड 2 नंबर पे हमारा मेथिल जुड़ा हुआ है CH3, एंड यहाँ हमारा CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मेथ एथ प्रोप प्रोपेनल हो गया। 2 नंबर पे है 2 मेथिल लगा दो। ठीक है, और हर जगह कार्बन जोड़ दो। ठीक है, अगला 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल, 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल, इसमें कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? इसमें COOH समूह जुड़ा हुआ है, नहीं एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है। एल्कोहल का मतलब है OH समूह। तो देखो ध्यान से समझना, 2,2 यानी कि डाई मेथिल, 2 मेथिल होना चाहिए, तो मैंने इधर लगाया एल्कोहल समूह OH समूह। अब इधर से आप गिनती करो, क्योंकि जिधर से आपका नजदीक पड़े ग्रुप उधर से गिनती करा जाता है। तो 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? 1 मेथिल 2 मेथिल, तो 1,1 नहीं लिखेंगे, 2 है ना, तो 2 नंबर पे है ना, तो 2,2 डाई मतलब 2 को डाई कहा जाता है, डाई मेथिल जुड़ा हुआ मेथिल, और मेथ एथ प्रो ब्यूटेनॉल। ठीक है, OH समूह जुड़ा हुआ है। ये फिगर आप समझ लो, चित्र ऐसे आप कई सारी संरचनाओं को प्रैक्टिस करना। पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल में क्या है? देखो पेंटेनोइक अम्ल तो बहुत ज्यादा आसान है। पेंटेनोइक अम्ल में देखो ओइक जुड़ा हुआ है, तो COOH समूह जोड़ दिया है और 5 कार्बन, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हो गया ना, और आपने COOH ग्रुप जोड़ दिया और सारा आप हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, चारों का 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है,
तो 4 नंबर का ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, अब बोर्ड एग्जाम में करके आओगे। अगला, कुछ तत्व के प्रमाण क्रमांक नीचे दिए गए हैं। देखो 10 है, 20 है, 60 है, 14 है, ठीक है। 4 नंबर का है। इसको आपको क्या बताना है, इसमें बताना है सबसे पहले तत्वों का पहचान करो एंड फिर आवर्त सारणी में इनके तत्वों का समूह और आवर्त बताना है, समूह और आवर्त। देखो पहले मैं तत्वों का पहचान करता हूँ। प्रश्न उत्तर संख्या 6 है। कुछ तत्वों के प्रमाण क्रमांक नीचे दिए गए। देखो नियान हमें 10 नंबर पे दिया हुआ है ना, 10 नंबर दिया हुआ है। देखो 10 नंबर तो ये हमारा क्या है, नियान है। 20 नंबर दिया हुआ है कैल्शियम है, 7 नंबर नाइट्रोजन है, 14 नंबर सिलिकॉन है, ठीक है। समूह देख लो, समूह इनका पहले देखो आवर्त कैसे पहचाना जाता है। देखो आवर्त का मतलब है, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, आवर्त मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो हमने 10 का किया, 10 का 2,8, इसमें 1 है 2 है, यानी कि 2 आवर्त। और फिर मैंने कैल्शियम किया गया 20, 2,8,8,2, तो इसमें 1 है 2 है 3 है 4, जितने संख्या उतना आवर्त हो जाएगा 4, ठीक है। एंड नाइट्रोजन का होगा 7, तो 1 2 2 आवर्त। एंड इसका 3, 2,8,4, तो इसमें 1 है 2 है 3 है, तो 3 हो गया आवर्त, ठीक है। आवर्त समूह देख लो 18 पे है आपका नियोन, 18 वर्ग में। एंड यहाँ हमारा समूह में एंड 2 नंबर पे है कैल्शियम, 15 नंबर पे है हमारा ये नाइट्रोजन, 14 नंबर पे है सिलिकॉन। संयोजकता देखो इसके पीछे 8 के 0 है, कुछ भी नहीं है तो हमारा 0 हो जाएगा। इसमें 2 है लास्ट में, 2 संयोजकता। इसमें 5 है तो 5, 8 से कितना पीछे है 3 है, तो 3 हो जाएगा, 4 का 4, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। निम्नलिखित समीकरण को आपको संतुलित करना है। देखो कौन सा समीकरण है, यहां देखो लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं आपको एक एक को समझाता हूं सारे समीकरण को। हमारा क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 7 है। 7 देखो पहले हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या जोड़े कि कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाए, ठीक है। तो इसमें अगर आप CO2 जोड़ दोगे तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां मैंने क्या किया, CaOH का होल ट्वाइस हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया और इसमें CO2 प्लस कर दिया तो हमें CO3 एंड H2O मिल गया, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, यहां देखो जिंक नाइट्रेट मिला है तो यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है, तो यहाँ Zn ही जोड़ोगे तभी तो जिंक नाइट्रेट मिलेगा। Zn जो है सिल्वर को विस्थापित कर देगा और सिल्वर को बाहर कर देगा। तो Zn के साथ मैंने 2AgNO3 जोड़ दिया, ZnNO3 का होल ट्वाइस एंड Ag मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एल्यूमिनियम के साथ क्या जोड़ोगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, तो फिर और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो देखो कॉपर यानी कि कॉपर हम लोग क्लोराइड जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा देखो यहाँ 2Al और यहाँ 3CuCl3, ठीक है। यहाँ आपका एंड हमें मिल जाएगा 2AlCl3 एंड Cu कॉपर बाहर निकल जाएगा। देखो रासायनिक समीकरण संतुलित करना आता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग ये वाला छोड़ देना, आप लोग ये वाला करना टिप्पणी करने वाला, ठीक है। ध्यान से समझना जो चीज मैं बता रहा हूँ। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट और आपको क्या मिलेगा, वेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, तो यहाँ हमारा वेरियम सल्फेट और यहाँ पोटेशियम क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है। अंगा वाला क्वेश्चन देखो, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन अम्ल, तो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड और हमारा हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। मैग्नीशियम और यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड और यहाँ हमारा हाइड्रोजन बाहर निकल गया। यहाँ आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन जोड़ेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप ध्यान से समझना, अगर आपको रासायनिक समीकरण के बारे में अच्छे से संतुलित करना ये सब आता है तो आप ये क्वेश्चन करना, अगर नहीं आता है ना तो ये वाला करना, टिप्पणी करने वाला। संयोजन अभिक्रिया पर टिप्पणी को संरक्षण, संक्षारण एवं भर्जन, मैं तीनों का बता देता हूं। देखो संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही पदार्थ के अणु बनाते हैं। यहाँ 2 चीजें मिल गई, A प्लस बी और मैं बढ़ाऊं AB, ठीक है। जैसे Na प्लस Cl, 2Na प्लस 2Cl, हमें मिला NaCl 2NaCl, ठीक है। तो ऐसे आपका बहुत ज्यादा आसान हो जाता है क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा आसान। संरक्षण आपका संक्षारण पर, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तो यह संक्षारित होती हैं, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण जैसे लोहे पर जंग लगना एंड चांदी पर काली परत का चढ़ना, ठीक है। भर्जन वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म करने पर भर्जन कहलाता है, ठीक है। इन तीनों पर हमें टिप्पणी करना था। और यहाँ यह पराया सल्फाइड एस्को के लिए प्रयुक्त किया जाता है। भर्जन जो होता है उस पराया सल्फाइड एस्को के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 2ZnS प्लस C3O2 गिव्स आउट 2ZnO प्लस 2SO2, ठीक है। अब आ गया बच्चों बायोलॉजी के प्रश्न। गंड का गा, देखो यहाँ है आपको संकर की विशिष्ट बताना है। संकरण देखो, गोल और पीला के बीच जब संकरण कराओगे, प्रभावी है गोल और पीला और ये झुर्रीदार और हरा अप्रभावी है, तो प्रभावी लक्षण वाला ही अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, आपको गोल और पीला ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपका गोल पीला है तो गोल और पीला, और गोल और पीला तो गोल और पीला ही तो मिलेगा। संकरण कराओगे तो गोल और पीला मिलेगा। यहाँ देखो, अगर झुर्रीदार और हरा, झुर्रीदार और हरा, यानी कि आपको अप्रभावी के बीच संकरण कराओगे तो जब आपका
प्रभावी नहीं रहेगा तो अप्रभावी ही अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा। जहां डीएनए नहीं होगा तो वहां अपना आरएनए ही अपना कार्य करेगा। ठीक है, यहाँ गोल और पीला यहाँ भी मिलेगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान है, सबसे ज्यादा आसान तो यही क्वेश्चन लगा होगा। 4 नंबर आपको मिल गया। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया 4 नंबर कर लेना, बहुत ज्यादा आसान है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड नियंत्रण करने का 4 नंबर ये। अब आप लोग मादा जनन तंत्र मैंने पढ़ा रखा है, नर मादा दोनों, आप लोग ये कर लेना 6 नंबर। पूरा मॉडल पेपर का सोल्यूशन खत्म। ठीक है, अब आप लोगों को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पूरा वायरल पेपर है बच्चों, अगर आपने सॉल्व करके गए तो आपको साइंस में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। शाम को आप लोगों के लिए आपका साइंस का मैराथन वीडियो आएगा साइंस का। तो